हेलो। कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को वादा किया था 15 अगस्त के दिन कि हम लोग आप लोगों के लिए एक रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं स्पेसिकली क्लास 11 के बच्चों के लिए, जहां पे आप लोगों का पूरा पूरा सिलेबस रिकवर किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। तो कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा, तो यदि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे रिवीजन लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लोगे, मेरे साथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लोगे, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप तो कभी फेल हो ही नहीं सकते। मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो लेक्चर 1 को जाके देख लीजिए। ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 11 अकाउंट्स के नाम से। जाइएगा, अकाउंट्स का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर हम लोग वहां पे अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू का भी रिवीजन करवाया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा। और सिर्फ ये अकाउंटेंसी की बात नहीं है, अदर सब्जेक्ट लाइक बीएसटी, कॉस्टिंग टैक्स, आप कहे तो हिंदी, आप कहे तो इंग्लिश, सारा का सारा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो सर, आपको करना क्या है? आपको बस बेसिकली हमारा साथ देना है और हमारे सारे लेक्चर्स को बेहतरीन तरीके से देखना है, रट लेना है, और लाइक करना है, और अपने स्कूल ग्रुप में शेयर भी करना है। क्योंकि आप यदि शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम लोग हेल्प कर पाएंगे। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का प्रॉपर फल हमें मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में। चलिए, लेक्चर 1 में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक बेसिक टॉपिक के बारे में बात किया था। मात्र 20 मिनट में मैंने बेसिक टॉपिक के बारे में मैंने कवर किया था। अभी से हम लोग वहीं से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, मैं ये गारंटी लेता हूं। इसके पहले मैं बता दूं, यदि आपको यदि ये नोट्स, ये जिस नोट्स में पढ़ा रहा हूं, और इसके अलावा मैंने जो टच एंड पास आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है, यदि ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा और करके रखना होगा, ताकि हम लोग एग्जाम के टाइम पे जो भी नोट्स देंगे सारा नोट्स आपके पास पहुंच जाए। ठीक है? यस सर, आई होप आई थिंक सारा का सारा चीज क्लियर है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, यदि आप ये 11 क्लास के सेकंड सेमेस्टर्स में यदि एक अच्छा कोचिंग सेंटर ढूंढना चाहते हो, तो याद रखिएगा हमारा नाम एजे एडुकॉम है, और हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन वे में भी क्लासेस पढ़ाते हैं। बहुत जल्द इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, उस वीडियो को देखिएगा। हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इतना सस्ता में कहीं पे भी कोई ट्यूशन नहीं मिलने वाला है, गारंटी है। ऐसा ऐसा फीस स्ट्रक्चर मैं रखूंगा आप लोगों के लिए कि यदि आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन का भी क्लासेस कर सकते हो। मतलब वहां पे भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, ऐसे तो जरूरत नहीं है आपको कहीं और ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। यदि हमारा ऑनलाइन क्लासेस यदि आप करते हो तो कहीं पे भी ट्यूशन पढ़ने का दरकार नहीं है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर के कई सारे बच्चे, हमारे ऑनलाइन जो बच्चे थे, उनको पता है कि हमारा सिलेबस 1 अगस्त को ही खत्म हो गया था ऑनलाइन। 1 अगस्त को सारा सिलेबस, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सारा का सारा सब्जेक्ट हम लोगों ने 1 अगस्त को खत्म कर दिया। अभी हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है सिर्फ। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो उसके लिए कोई दरकार नहीं, कहीं और ट्यूशन पढ़ने का दरकार नहीं, बट फिर भी बच्चे यदि ट्यूशन पढ़ते हैं तो भी हम लोग फीस स्ट्रक्चर इतना इतना कम रखने वाले हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इतना कम रखने वाले हैं कि आप दोनों ही ट्यूशन का आनंद ले पाएंगे और फीस भी आपका एफोर्डेबल होगा। तो उसका वेट कीजिए, उस अनाउंसमेंट का। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग चालू करने वाले हैं बुक कीपिंग। आज का टॉपिक है बुक कीपिंग, और उसके बाद का टॉपिक देखिए। बुक कीपिंग क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बुक कीपिंग, देखिए बेसिकली कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस होता है ना। देखिए, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, देखिए, कोई भी कंपनी होता है या फिर कोई भी बिजनेस होता है, उसके अंदर में ना दो अकाउंटेंट होता है। एक होता है जूनियर अकाउंटेंट, एक होता है सीनियर अकाउंटेंट। और एक बंदा होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटर। ठीक है? देखो, मैंने नॉर्मल क्लासेस में मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था, मैं यहाँ पे रिवीजन क्लासेस में उतना डिटेल में मैं नहीं जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, जो जूनियर अकाउंटेंट होता है, जो जूनियर अकाउंटेंट होता है, वो बेसिकली दो चीज बनाता है। कितना चीज बनाता है बताओ? दो चीज। एक होता है जनरल एंट्री, और एक होता है क्या? लेजर। जनरल एंट्री और लेजर। इस जनरल एंट्री लेजर के बाद इस अकाउंट को दे दिया जाता है, किसको दे दिया जाता है बताओ? सीनियर अकाउंटेंट को। सीनियर अकाउंटेंट इसकी हेल्प से क्या बनाता है?
फाइनल अकाउंट। आपको पता है ना, आप क्लास 11 से 12 क्लास में कब जाओगे, जब आप फाइनल एग्जाम दे दोगे। तो यस सर, फाइनल एग्जाम दे दोगे तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है अल्टीमेटली पता चलता है कि प्रॉफिट लॉस कहाँ पे हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये निकलता है कहाँ से सर, ये फाइनल अकाउंट से निकलता है। मतलब जूनियर अकाउंटेंट दो अकाउंट बनाते हैं, एक जनरल एंट्री और एक लेजर। लेजर बनाने के बाद ये दोनों का दोनों अकाउंट किसको दे देता है, फाइनल अकाउंटेंट को। बट याद रखना, ये जनरल लेजर बनाने के बाद, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट है, इसको डर किस बात का है, डर इस बात का है सर कि मान लीजिए जनरल एंट्री में लेजर में कुछ गलती कर दिए, तो सीनियर अकाउंटेंट दौड़ा दौड़ा के मारेगा, भगा भगा के मारेगा सर। इस बात का डर है, किसको डर है, जूनियर अकाउंटेंट को। तो उस डर को हटाने के लिए, डर के आगे जीत नहीं है, अजीत है, तो डर के आगे क्या करता है, ये एक बनाता है ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, बट अभी के लिए समझ लो ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल, आप लोग जब कभी भी किसी शॉप में शर्ट वगैरह पैंट वगैरह पहनना खरीदना चाहते हो, तो जाते हो सबसे पहले ट्रायल रूम में, और उसके बाद अपना शर्ट को क्या करते हो, चेंज करते हो, देखते हो कि तुम्हारी शर्ट तुम्हारे फिटिंग्स में बैठ रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि शर्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना। तो यहाँ पे क्या करता है जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि उसको डर है इस बात का, क्या पता सीनियर अकाउंटेंट मेरे को मारने लगे, इसके चलते वो क्या करता है, बैलेंस का, बैलेंस मतलब अमाउंट का, अमाउंट आपको पता है अकाउंट्स में पढ़े थे हम लोग, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होता है, इस बैलेंस का अमाउंट का ट्रायल लेता है कि देखो डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है कि नहीं। इसके लिए एक अलग से अकाउंट, अगर अलग से स्टेटमेंट तैयार करते हो, उस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस दे दिया था किसको, सीनियर अकाउंटेंट को। सीनियर अकाउंटेंट क्या करता है, उसका फाइनल अकाउंट बनाता है। इतने डिटेल में आपको आपका ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया होगा। आइए बुक कीपिंग समझते हैं, बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए, इट इज अ टेक्निक, ये एक ऐसा टेक्निक है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंसर्न, मतलब होता है बिजनेस, कंसर्न मतलब क्या होता है दोस्त, कंसर्न मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड लेजर। अच्छा मैं बता दूं आपको, यदि आपके पास ये नोट्स नहीं है तो ग्रुप को तो ज्वाइन करना ही है, और आप यहाँ पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स, ठीक है। आइए पहले, बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग है जूनियर अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते होता, जो जूनियर अकाउंटेंट मैंने अभी एग्जांपल में बताया ना, जूनियर अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कहाँ पे, जनरल और लेजर में, तो उसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। जो बंदा बुक कीपिंग वाला काम करता है उसे बोलते हैं बुक कीपर, जो बंदा बुक कीपिंग का काम करता है उसे कहते हैं बुक कीपर, ठीक है सर, यस सर। नाउ ऑब्जेक्टिव होगा, लास्ट क्लास कवर कर दिया था, अकाउंटेंसी मैंने लास्ट क्लास कवर कर दिया था, फर्स्ट लेक्चर देख लोगे आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, इवेंट क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जिंदगी में हम लोगों का कुछ भी हो रहा है, लाइफ में कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज नोन एज व्हाट, इवेंट। यदि हम यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक इवेंट है, आप वहां पे बैठ के पढ़ रहे हो तो वो भी एक इवेंट है। ईच एंड एवरीथिंग क्या है, अपने आप में एक इवेंट है, जो भी हो रहा है सबका सब इवेंट है। मतलब कि सर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ, मैं मेरा स्टाफ काम कर रहा है, क्या सबका सब इवेंट है, आंसर इज यस, सभी का सब इवेंट है, ठीक है। एनीथिंग इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज नोन एज व्हाट, इवेंट। याद रखिएगा इवेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसा इवेंट जिस जहां पे, एक ऐसा इवेंट जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, गांधी जी हंसते हैं, गांधी जी इन्वॉल्व है, तो वहां पे उस ट्रांजेक्शन, उस इवेंट को कहते हैं, उस इवेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल इवेंट। देखो इवेंट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किए, दो कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी जहां पे गांधी जी हंस रहे हैं वो होता है फाइनेंशियल, जहां पे गांधी जी नहीं हंस रहे हैं, जहां पे गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट इज दोज इवेंट इन विच मनी आर इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसे बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, नहीं है। देखो नॉन फाइनेंशियल इवेंट आर दोज इवेंट विच आर मनी इन्वॉल्वमेंट इज नॉट देयर इन, यहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट फाइनेंशियल इवेंट क्या होता है, जहां पे मनी इन्वॉल्वमेंट है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इवेंट। अच्छा फाइनेंशियल इवेंट को ही प्यार से कहते हैं ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं दोस्त मेरे को, फाइनेंशियल इवेंट को ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं बताओ, ट्रांजेक्शन। याद करो जो हमारे फ्री क्लासेस हमारे एप्लीकेशन के थ्रू अकाउंटेंसी में कर रहे हैं उनको पता होगा। बस इसके ऊपर मैंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस करवाया है। मैं यहाँ पे रिवीजन लेक्चर में मैं उतना तो कवर नहीं कर सकता, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, जितना मैं करवा दूंगा उतना आपका एमसीक्यू के लिए इनफ होगा। आइए, वहां पे कोटेशन है, एवरी ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट, पता है, और इवेंट आर नॉट ट्रांजेक्शन, आपको पता है। यहाँ पे इस लाइन का मतलब होता है कि सर बात पता है आपको, इवेंट दो तरीके का होता है, मैंने बताया, एक होता है फाइनेंशियल इवेंट, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट, एनएफआई।
एक होता है एफआई, एक होता है एनएफआई, होता है ना सर? यस सर। एक होता है फाइनेंशियल इवेंट, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट। सर फाइनेंशियल इवेंट का मतलब होता है जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, इसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। इसको ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। तो हम बोल सकते हैं ना कि सर ट्रांजेक्शन कहां से निकल के आया? सर ट्रांजेक्शन इवेंट से निकल के आया। तो ऑल द ट्रांजेक्शन आर इवेंट, ऑल द ट्रांजेक्शन आर इवेंट, यस ऑल द ट्रांजेक्शन आर इवेंट। बिना इवेंट का कभी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। बट ऑल द इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन, ऑल द इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। सारा का सारा इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व जिसमें नहीं है वो ट्रांजेक्शन, वो इवेंट है बट ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया? एवरी ट्रांजेक्शन इज अ इवेंट बट एवरी इवेंट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। आ जाइए, अब आते हैं ट्रांजेक्शन के बारे में। ट्रांजेक्शन देखिए 5 तरीके का होता है। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है सर? जहां पे इमीडिएट कैश का पेमेंट हो जाए, कैश का रिसीव हो जाए, इमीडिएट कैश का पेमेंट हो जाए, इमीडिएट कैश का रिसीव हो जाए, उसे बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे फ्यूचर डेट पे उधार में सामान खरीदते हैं, उधार में सामान खरीदते हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर कैसे पता चलेगा कि कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रूल्स भी लिख दिया है। जहां पे वर्ड लिखा हुआ है पेड, जहां पे वर्ड लिखा हुआ है क्या? पेड, यहाँ पे रिसीव लिखा हुआ है। याद रखिएगा, पेड वर्ड लिखा हुआ है, रिसीव वर्ड लिखा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। सर 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 जहां पे किसी आदमी का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ या तो आदमी का नाम लिखा हुआ है, फिर किसी कंपनी का नाम है, या फिर किसी फर्म का नाम लिखा हुआ है, तो याद देखिए सिर्फ नाम लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं क्या? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों सर? देखिए बात बताइए, मान लीजिए मैंने 10 रुपया दिया, मैंने बोला कि भाई देख जा जा बगल वाले दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लेके आ। 10 रुपया आपने दिया दुकानदार को और आपने बिस्किट का पैकेट लेके आया, तो क्या आपका दुकानदार आपसे नाम पूछेगा? आंसर इज नहीं सर, नाम नहीं पूछेगा। बट याद रखिए, मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट को भेजा कि भाई बगल वाले दुकान से जाना और जाके 10 रुपए का बिस्किट ले लेना। तो बिस्किट लिया और वो ऐसे घूम के जाने लगा, तो दुकानदार उससे पूछेगा ना भाई तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? क्योंकि अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, उधार में किसको सामान बेचे हैं। इसका मतलब कि सर जहां पे सिर्फ नाम इन्वॉल्व है, याद रखिएगा वहां पे नाम जहां पे भी इन्वॉल्व होता है, वो नाम वाले ट्रांजेक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और सॉरी 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 जहाँ पे आपने नाम भी लिखा हुआ है, जहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है, तो याद रखिए एंट्री कौन सा होगा? वो कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ऐसे बोला गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर कैश, तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा सर? कैश में। ठीक है, आइए एक होता है पेपर ट्रांजेक्शन, एक एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन होता है। याद रखिएगा पेपर ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन जिसका एग्जिस्टेंस तो नहीं है बट ये सिर्फ वैल्यू को चेंजेस करता है, उसको बोलते हैं पेपर ट्रांजेक्शन। द वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज नॉट पेड एनीवन, इसको कुछ पेमेंट नहीं करते। जैसे देखो गोडाउन में मान लीजिए आग लग गया, स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक लॉस हो गया, तो क्या जो लॉस है, क्या लॉस का पेमेंट आप किसी को करके आओगे? आंसर इज नहीं सर, लॉस का पेमेंट किसी को करके तो नहीं आएंगे, बट हाँ सर ऐसा होगा कि उस वो जो भी पेमेंट हुआ है, वो जो भी लॉस हुआ है, वो लॉस को अकाउंटेंसी में बस रिकॉर्ड कर देंगे। इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं पेपर ट्रांजेक्शन। जैसे देखो गुड्स लॉस्ट बाय फायर या फिर थेफ्ट मतलब होता है चोरी होना, चोरी होकर यदि मेरा कोई गुड्स लॉस हो गया, फिर आग लग गया, इस सब के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं क्या? पेपर ट्रांजेक्शन। सर आपको बस एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, एग्जांपल दे देगा, बोलेगा बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ठीक है, पेपर ट्रांजेक्शन। नाउ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होता है और एक होता है क्या? इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक होता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, एक होता है इंटरनल ट्रांजेक्शन। याद रखिएगा ये आपका यदि मान लीजिए बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, आप यहाँ पे खड़े हो और एक बंदा यहाँ पे है, इसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। मतलब दो पार्टी के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक पार्टी बाहर का एक पार्टी अंदर का, उसे बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। जैसे मान लीजिए गुड्स आपने बेचा किसी को, तो आप किसी कस्टमर को बेचे, कस्टमर बाहर का है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। आपने किसी सप्लायर से सामान खरीदा है, तो सप्लायर भी बाहर का है, तो उसको भी हम लोग एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। बट याद रखिएगा मान लीजिए बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर में दो बंदा है, एक हम और एक मेरा एक स्टाफ। स्टाफ को हम सैलरी पेमेंट किए, तो जब स्टाफ को सैलरी पेमेंट किए तो स्टाफ भी मेरा है और हम भी बिजनेस के हैं, इसको बोलेंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बस हाँ, बट मैं ये बोलता हूँ यदि आप रिवीजन लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लोगे ना, जैसे अभी आपका एग्जाम जा रहे हैं, अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम के लिए जा रहे हो, रास्ते में भी हो, तो आप लेक्चर को सुनते हुए जाओगे ना, तो आपके माइंड में रहेगा, सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा, आपका एमसीक्यू में आपको क्लिक करेगा माइंड में, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एग्जाम के दिन भी आप इसको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 2x में लगा के आप सुनो, सुनते रहोगे ना तो माइंड में रहेगा। आइए अकाउंटिंग सिस्टम देखिए दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है क्या? डबल एंट्री सिस्टम। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है जब अकाउंट्स को एक जगह पे सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। जब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जब अकाउंट्स को दो जगह पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों जगह पे रिकॉर्ड किया, तो उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होता है, डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली बिग बिजनेसमैन के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक बात बताइए, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, अकाउंटेंसी बनता है तो उसका कुछ पर्पस होगा,
पर्पस का मतलब होता है बनाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, सर बनाते क्यों है, किसके लिए बनाते, देखिए क्यों बनाते हो, किसके लिए बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अकाउंटेंसी किस लिए बनाते हैं, ताकि पता चले कि प्रॉफिट हो कि लॉस हुआ, बट ये किसके लिए बनाते हैं, इसको बोलते हैं जो भी बंदे इसके यूजर्स होते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग यूजर्स। क्या बोलते हो बताओ, अकाउंटिंग यूजर। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, देखो एन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न, मतलब होता है बिजनेस, इज कॉल्ड व्हाट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अकाउंट्स बना के निकल के आता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि सर रिलायंस कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, तो जो प्रॉफिट जो इन्फॉर्मेशन निकल के आया ना, कितना रुपए का प्रॉफिट आया, इसी को बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा फीचर्स क्या है सर, ये रिलायबिलिटी होता है और रेलिवेंस होता है। रिलायबिलिटी का मतलब जिसको रिलायबल किया जाए और रेलिवेंसी का मतलब होता है ये रेलिवेंस अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ये याद रखना कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए, देखो यूजर्स का मतलब होता है, आपको मैंने बताया कि कोई भी चीज बनता है तो किसी के लिए बनता है, तो ये जो किसी के लिए होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल यूजर, एक होता है इंटरनल यूजर। एक बिजनेस के अंदर के लोगों के लिए बनाया जाता है और एक होता है बिजनेस के बाहर के लोगों के लिए। बिजनेस के अंदर का मतलब हुआ मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है, ताकि मैनेजमेंट को पता चले कि हमारा बिजनेस ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एम्प्लॉइज का जो बिजनेस के अंदर के होंगे, जो जिसको अकाउंटेंसी से फायदा होगा, इससे बिजनेस मैनेजमेंट को पता चलेगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, एम्प्लॉइज को पता चलेगा कि हाँ आप कैसा काम कर रहे हैं हम लोग, ओनर्स जाहिर सी बात है मालिक को तो पता रहनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और साथ ही साथ मैनेजर्स। यदि मैं बात करूं एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में, एक्सटर्नल यूजर मतलब तो बिजनेस के बाहर के लोग जो अकाउंटेंसी देखते हैं कि भैया ये कंपनी कैसा है। जैसे कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब आपको पता है, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं उससे बोलते हैं क्रेडिटर्स, जिसको बोलते हैं हम लोग सप्लायर। क्या बोलता था, ये सप्लायर होता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे हैं वो भी बाहर के हैं, बट अपने बिजनेस के अकाउंटेंसी को वो भी चेक करना चाहते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब हो गया गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट को आपसे टैक्स चाहिए सर, हाँ सर गवर्नमेंट को आपको टैक्स चाहिए, तो गवर्नमेंट को जब आपसे टैक्स चाहिए तो जाहिर सी बात आपको चेक करेगा ना कि भैया भाई देख देख हमको टैक्स चाहिए, प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, ये अकाउंटेंसी में देखता रहेगा ना। कस्टमर्स को भी पता रहना चाहिए और सप्लायर्स आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, तो मैं प्रैक्टिकल्स का सॉल्व कराने के साथ साथ ये टॉपिक को कवर करूंगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस को थर्ड लेक्चर में आप मेरे को देखना है, ठीक है। आइए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को देखिए दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखो अकाउंटेंसी को बनाने का दो तरीका होता है, एक होता है मॉडर्न अप्रोच, एक होता है क्या, एक होता है मॉडर्न अप्रोच जिसको हम लोग यूएसए का अप्रोच मतलब अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, और एक होता है तुम्हारा क्या, इंग्लैंड का अप्रोच जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। ये देखिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये कौन दिया, यूके दिया, जिसको बोलते हैं इंग्लैंड दिया। कौन दिया बताओ, ये इंग्लैंड दिया। बट ये वाला कौन दिया बताइए, ये दिया यूएसए अमेरिका। तो ये भी एक एमसीक्यू पूछ सकता है कि मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच किसको बोलते हैं। मैं मॉडर्न अप्रोच कौन दिया, मैं मॉडर्न अप्रोच अमेरिका दिया, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपको अकाउंट्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 6 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी बताइए, 6 कैटेगरी। पहला है एसेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटी, कैपिटल, विड्रॉल का मतलब होता है आपको पता है ड्रॉइंग्स, और एक होता है एक्सपेंसेस, एक होता है रेवेन्यू का मतलब क्या होता है इनकम, ठीक है। आइए तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंटेंसी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 6। एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स एक्सपेंसेस और इनकम। एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल ड्राइंग्स और एक्सपेंस और इनकम, सबका मतलब बदलता है। एसेट्स का मतलब क्या होता है सर, संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है सर, संपत्ति का मतलब होता है कि सर ऐसा कोई भी चीज जो कि आप बिजनेस में रखे हो, आप उसको यूज करने के लिए रखे हो। सपोज एक अलमीरा मैन्युफैक्चर बिजनेस, एक मान लो कोई कंपनी है, एक कंपनी है जो अलमीरा बनाती, कंपनी छोड़ दो आप उतना दूर तक नहीं सोच पाओगे। आप एक दुकानदार को समझो, एक दुकानदार जो कि फर्नीचर बेचता है, ठीक है। वो सारा का सारा फर्नीचर क्या यूज करने के लिए रखा है कि बेचने के लिए रखा है, सर वो बेचने के लिए रखा है, तो वो उसका एसेट्स नहीं है। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स एक ऐसा चीज है जो आपको, जो आपने उसको रखा है, उसको यूज करने के लिए रखा है, और साथ ही साथ उससे आपको फ्यूचर बेनिफिट्स है। जो फ्यूचर बेनिफिट्स वर्ड जुड़ता है तो उसे बोलते हैं एसेट्स। मतलब मान लीजिए उसी फर्नीचर वाले ने क्या किया, एक अलमीरा अपने पास रखा ताकि वो अपना पैसा अच्छे तरीके से रख पाए। एक फर्नीचर, एक मतलब एक अलमीरा अपने यूज करने के लिए रखा, तो वो उसका एसेट्स है। बट इसके अलावा जितना भी उसका अलमीरा होगा ना, वो सब एसेट्स नहीं है। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज जिससे जिससे एक बिजनेस कंसर्न को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में क्या मिलता हो, बिजनेस मिलता, प्रॉफिट मिलता हो, मतलब रेवेन्यू मिलता हो, और साथ ही साथ उसको यूज करने के लिए रखा गया है, तो उसे बोलते हैं क्या, एसेट्स। देखिए एसेट्स से क्या होता है, एसेट्स। अच्छा एसेट्स क्या होता है, देखो एसेट्स कई टाइप का होता है। टाइप के एसेट्स को समझना जरूरी है। एक मिनट रुकिए।
ये टाइप्स ऑफ एसेट कितना होता है? एक होता है टेंजिबल एसेट्स, ऐसा कोई भी एसेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सारा का सारा एसेट को बोलते हैं टेंजिबल एसेट। सारा का मतलब जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, सब प्लांट प्लांट एंड मशीनरी। मतलब प्लांट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए प्लांट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। पेड़, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि सर प्लांट का मतलब क्या होता है, मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए आपका आंसर, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है समझते हैं। टेंजिबल एसेट मतलब होता है, टेंजिबल मतलब होता है टच करना, एनीथिंग, एनी एसेट व्हिच वी कैन टच और वी कैन सी इज नोन एज व्हाट, टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि बिल्डिंग हो गया, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि फर्नीचर हो गया, सारा का सारा वो क्या बोलेंगे सर, टेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। एक होता है नॉन टेंजिबल एसेट, एक ऐसा एसेट जिसको दिखता तो नहीं है बट वो बिकता तो है सर। एक ऐसा एसेट जो कि दिखता तो नहीं है बट वो बिकता तो है सर। मतलब एक ऐसा एसेट जो कि दिखता तो नहीं है बट बिजनेस में यूज बहुत धड़ल्ले तरीके से होता है, उसको बोलते हैं क्या, नॉन टेंजिबल एसेट, जिसको इनटेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं सर। फॉर एग्जांपल गुडविल, गुडविल का मतलब होता है इज्जत, 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 रेपुटेशन, ठीक है? एक होता है सर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा का सारा का क्या होगा सर, इनटेंजिबल एसेट्स होगा। सर ये क्या होता है सर, ऑलरेडी मैंने डिटेल में बताया था क्लासेस में, आपने नहीं देखा तो मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ। गुडविल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने यदि कहीं कहीं दुकान में आप नमक खरीदते हैं, तो आप सोचो एक बार, दुकानदार बोला कि आपके पास दो नमक है, एक है मान लीजिए आकाश नमक और एक है टाटा नमक। अब बताइए कौन सा नमक खरीदोगे? ऑब्वियसली टाटा नमक, क्योंकि टाटा नमक का मार्केट में गुडविल है। पॉइंट नंबर वन, गुडविल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर टू, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है आपने कोई आविष्कार किया और आप चाहते हो कि इस आविष्कार का कोई भी कॉपी ना कर ले, इसके लिए आपने जो गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसको बोलते हैं क्या, पेटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल बताइए, जैसे मान लीजिए आपने कोविड के टाइम पे आपने कोई 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 दवा का इन्वेंशन किया, वो इन्वेंशन आप चाहते हो कि कोई और यूज ना करे, इसके लिए गवर्नमेंट के पास जाके रजिस्टर करवा सकते हो, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, पेटेंट। कॉपीराइट क्या होता है, आप कोई भी मूवी देखते हो, कोई जैसे मूवी चालू होता है तो ऐसा लिखा रहता है, देखो ऐसा ऐसा लिखा हुआ रहता है, कॉपी यहाँ पे कॉपीराइट लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, वो सर होता है कॉपीराइट। मतलब आपने कोई स्टोरी बनाया, आपने कोई स्टोरी लिखा, आपने कोई पोयम लिखा, आप चाहते हो कि पोयम स्टोरी कोई और कॉपी ना कर ले, इसको बोलते हैं कॉपीराइट। एक होता है ट्रेडमार्क, आपने पता है पेप्सी का बॉल एक ट्रेडमार्क है, थम्स अप का एक थम जो है वो ट्रेडमार्क है, ठीक है? ये सब इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है? नो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, करंट एसेट। देखो फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है एक ऐसा एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म यूज होता है, 1 साल से ऊपर का यूज होता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एक होता है करंट एसेट जो कि 1 साल से कम तक का यूज होता है, उसको बोलते हैं करंट एसेट। सर एग्जांपल बताइए, देखिए आपको एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए कोई भी लड़के के लाइफ में 25 साल तक का जो एज होता है ना, 25-26 साल तक का जो एज होता है, वो एज होता है सिर्फ करंट एसेट्स उनके पास रहते हैं। करंट एसेट क्या होता है सब बताते हैं। कभी वो गर्लफ्रेंड है, 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 इसके साथ ब्रेकअप हुआ, उसके बाद फिर पैचअप होगा, फिर इसके साथ ब्रेकअप हुआ तो एक्स के साथ पैचअप हुआ, इस तरीके से चलता रहता है। इसको होता है करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता। बट जैसे वो 25, 26, 27, 28, 29, 30 का होता है, तब उसका शादी हो जाता है। तो शादी होने के बाद उसकी एक वाइफ बनती है, वो वाइफ जो होती है वो उसकी फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो जिंदगी भर तक चलती रहती है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जो एक ऐसा एसेट जो कि 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे, फायदा दे, उसे बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि जो एक ऐसा एसेट जो कि 1 साल से कम का बेनिफिट दे, उसे बोलते हैं क्या, करंट एसेट्स। नाउ आप समझ लो आपके पास क्या है, यदि आप बाबू सोना वाले हो, यदि आप कमिटेड हो, तो आप का फिक्स्ड एसेट्स है कि करंट एसेट्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए ना। वेस्टिंग एसेट क्या होता है, देखिए वेस्टिंग एसेट का मतलब होता है नेचर के द्वारा, मतलब बाय नेचर, यदि कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए और एक समय के बाद वो खत्म हो जाए यूज करते करते, उसको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल कोल माइंस, ठीक है? कोल माइंस क्या होता है, नेचुरल गैस का टिम्बर हो सकता है, ये सब क्या होगा अपना एक नेचुरल गैस, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट। समझ में आया क्या? यस सर। चलिए आइए हम लोग एसेट्स का मतलब आई थिंक समझ लें। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा संपत्ति जिसको बिजनेस में यूज करने के लिए रखा है और इसको फ्यूचर में इसका बेनिफिट्स है, फ्यूचर में इसको बेनिफिट्स मिले, उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स, ठीक है? ये फ्यूचर बेनिफिट ध्यान रखना। लायबिलिटी क्या होता है सर, कर्जा। आप मान लीजिए आप किसी से लोन लिए, आप लोन का पेमेंट करोगे ना, तो ये कर्जा होता है ना, कर्जा जिसको फ्यूचर में पे ऑफ करना होता है, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। देखो दोज अकाउंट विच आर लेंडर, लेंडर मतलब होता है जो लोन देने वाला होता है उसको, क्रेडिटर्स होता है जो हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं, होता है ना सप्लाई से सामान में सामान उधार में खरीद लिए, वो सबको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। सर विड्रॉल का मतलब क्या होता है, विड्रॉल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, विड्रॉल मतलब होता है, समझना है पर विड्रॉल का मतलब होता है जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई पैसा या फिर सामान अपने पर्सनल पर्पस के लिए उठाए, उसे बोलते हैं क्या, विड्रॉल। और विड्रॉल पर्सनल पर्पस के लिए हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग्स। ध्यान रखना, ड्राइंग्स क्या बोलते होता है, ड्राइंग्स। राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दो, राइटिंग ऐसे ही रह भाई, रहेगा, इसके राइटिंग इससे अच्छा होने वाला नहीं है, ठीक है? तो कोई भी बिजनेसमैन यदि बिजनेस से कोई भी पैसा उठाता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। मान लीजिए आप अपने पापा के शॉप में बैठे और आपने एक चॉकलेट को चोरी कर दिया और अपने अपने गर्लफ्रेंड को दे दिया, तो आपने ये जो किया ना उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है?
नाउ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ध्यान रखिएगा, इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है सर? इनकम का मतलब होता है जैसे कि सामान को बेचना, इट्स अ इनकम। सामान को बेचना मतलब सेल करना, इज अ इनकम। आपने कोई सामान खरीदने गए और आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज आल्सो इनकम। आपने कुछ पैसा रखा था बैंक में, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल गया, ये सबको इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू। ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। आपको पता है बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चा उठाना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सामान खरीदना, किसी को मजदूरी देना। डेप्रिसिएशन मतलब, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखिए, देखिए एक बात बताइए, मेरे पास एक मोबाइल था, मैंने खरीदा। आपको मैं 2 दिन बाद मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल को खरीद लो आप, 10,000 रुपीज में मैंने खरीदा था, क्या आप 10,000 रुपीज मेरे को दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे, आपने उसका कुछ कम अमाउंट दोगे। तो जो कम अमाउंट दोगे ना, इसको बोलते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है। वैसे रेट्स वगैरह सब ठीक है। अच्छा देखो, रेंट का मतलब तो पता है आपको। देखिए रेंट का मतलब तो पता है। टैक्सेस का मतलब आपको पता है, टैक्सेस। एक होता है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स, ये क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा रेंट एंड रेट्स, ये रेट्स क्या होता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, अकाउंटेंसी क्लास 11 में आप जब पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने टीचर से सब चीज पूछिए। क्योंकि ना, ये सब चीज जो जो छोटे छोटे चीज होता है ना, जो बच्चे क्या करते हैं 11 क्लास में स्किप कर देते हैं, और टीचर्स भी स्किप कर देते हैं। आप टीचर से पूछिएगा तभी आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि बाद में जाके आपको ये क्लियरिटी देने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप बड़े क्लासेस में जाओगे ना, उस समय क्या होगा, दिक्कत होने लगेगा। आप ये सब क्वेश्चन आप शर्म के मारे मतलब शर्म के मारे आप पूछोगे नहीं कभी, और टीचर्स कभी बताएगा नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत सारा टॉपिक्स अदर्स भी है जिसको पढ़ाना होगा उसको। ठीक है। तो अपने बच्चे को तो पता है, मेरे सारे बच्चों को पता होगा रेट्स का मतलब क्या है, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, एक एक वर्ड का मतलब मैं बताता हूँ। बस बस ऐसे नहीं कि बस ये लिख देना रेंट है, रेट्स नहीं। रेट्स क्या होता है मैं बताता हूँ। प्लांट्स एंड मशीनरी में प्लांट क्या है ये भी मैं बताता हूँ। ऐसे बस प्लांट एंड मशीनरी एसेट से ही ऐसे नहीं पढ़ाता। ठीक है। तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, बच्चों का ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का एबिलिटी हो। ठीक है। आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, आप आपके हिसाब से रेट्स का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं आगे ना, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है एनीथिंग इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। चाहे वो मनी हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो एसेट्स हो, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपने एक मेडिकल शॉप खोला, तो मेडिकल शॉप खोलने के लिए पैसे का दरकार पड़ेगा। आपने 50 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, 50 लाख रुपए इज अ कैपिटल, पूंजी। पूंजी इसको हिंदी में बोलते हैं। वैसे ही मान लीजिए आपके आपके घर पे कोई एक फर्नीचर पड़ा हुआ था, आपने फर्नीचर अलमीरा पड़ा हुआ था, आपने उस अलमीरा को उठा के जाके वहां पे रख दिया, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना सर। ये सर कैपिटल का मतलब होता है कोई भी पैसा या फिर कोई भी एसेट जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं क्या? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। ठीक है। नाउ एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समझते हैं आप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है समझना है। जैसे कि देखिए, जैसे कि किसी भी फैमिली में देखोगे, तो आप किसी भी, मान लीजिए आपका कोई सीनियर का अच्छा परसेंटेज मान लीजिए क्लास 12 में आ गया, मान लीजिए 90% आ गया, तो याद रखिएगा पूरे फैमिली के लिए वो स्टैंडर्ड बन जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेंचमार्क बन जाता है। आपसे आपका पेरेंट्स भी आपसे आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी 90% लाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बन गया। स्टैंडर्ड का मतलब तो रूल्स एंड रेगुलेशन बन गया। ठीक है। वैसे अकाउंटेंसी कैसे बनाया जाएगा, अकाउंटेंसी को किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, लेजर कैसे बनेगा, सारा का सारा चीज के लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता होगा कोई, ऐसा बॉडी होता होगा जो स्टैंडर्ड बनाता होगा, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग रूल्स को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, इट इज अ गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब रूल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का गाइडलाइंस है, सच एज हाउ अ फर्म एंड प्रिपेयर एंड पेमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारा का सारा एक फर्म, एक मतलब एक बिजनेस, एक अकाउंटेंसी को कैसे रिकॉर्ड करेगा, इस रिकॉर्ड के लिए जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया गया, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? गाइडलाइंस को बनाया गया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड कौन करता है, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। इट इज इशूड बाई आई आईसीएआई। ये एमसीक्यू पूछ नहीं सकता है, बहुत खतरनाक वाला एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, रट के जाना। ठीक है। इट इज इशूड बाई, कौन इशू करता है? सर आईसीएआई। सर आईसीएआई का मतलब याद है आप लोगों ने अभी अभी जैसे कॉमर्स लिया है, वैसे ही आपको आपके माइंड में एक चीज आया होगा कि सर मेरे को सीए बनना। सीए, सीए मतलब होता है सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस इंस्टीट्यूट से किया जाता है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर ये कब बना था ये भी याद रखना, 1949 में। देश आजाद के 2 साल बाद हमारा ये आईसीएआई सुंदर सा बना, जिसका जिसको जिसको पूरा का पूरा काम दे दिया गया अकाउंटेंसी का। भाई अकाउंटेंसी का स्टैंडर्ड बनाने का काम किसका है? आईसीएआई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, which of the following organization issued a AS accounting standard? AS इसका अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट में एएस बोलते हैं। ठीक है। एएस कौन इशू करता है? याद रखिएगा आईसीएआई इशू करता है। फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चैरिटी अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कब बना? सर 1949, देश आजाद के 2 साल बाद। नाउ अकाउंट का मतलब क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया कि दो दो आपका एरिया होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट, एक होता है क्या? क्रेडिट। एक होता है डेबिट होता है, एक होता है क्रेडिट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में बोलता है कि अकाउंटेंसी कितने तरीके का होता है? 6 तरीके का होता है। असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, विड्रॉल। अब देखो
अमेरिकन अप्रोच बोलता है सिंपल, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, भूल जाओ पर्सनल रियल नॉमिनल। ये बोलता है सिंपल एसेट्स, देखो कोई भी ट्रांजेक्शन में यदि एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट कर दो। एसेट्स यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो, बट वो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। सर नहीं समझ में आया। मान लीजिए आपने मशीन खरीदा, क्या खरीदा बताओ, मशीन खरीदा, मशीन परचेज ऑफ रुपीज 10,000, मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदा तो सर मशीन और कैश दोनों का दोनों एसेट्स है, आंसर इज यस सर। मशीन के बदले में कैश दिया होगा, तो आप देखिए बार मशीन आपका क्या हो गया, मशीन आपका बढ़ गया, हाँ सर, तो इसलिए मशीन को डेबिट कर दो। सर कैश आपका घट गया तो कैश को क्रेडिट कर दो, तो एंट्री क्या निकल के आया सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया क्या। लायबिलिटी के अकॉर्डिंग एसेट्स का ठीक उल्टा लायबिलिटी होता है, संपत्ति का ठीक उल्टा कर्जा होता है। यस सर, तो संपत्ति जो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी में एकदम उल्टा है। लायबिलिटी यदि घटेगा तो डेबिट करना, बढ़ेगा तो क्रेडिट करना, घटेगा तो डेबिट करना, बढ़ेगा तो क्रेडिट करना। कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी की तरह होता है। कैपिटल कैसे लायबिलिटी की तरह होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह होता है। और अभी हम लोग नीचे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझा दिया जाएगा कैपिटल कैसे लायबिलिटी होता है। तो कैपिटल भी क्या होता है, लायबिलिटी की तरह होता है। लायबिलिटी यदि बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम, इनकम भी सेम लायबिलिटी की तरह है। क्या होता है, इनकम यदि बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस एकदम एसेट्स की तरह है, तो एसेट्स जैसे एक्सपेंस को डेबिट करना और खर्चा को, एक्सपेंसेस यदि बढ़ेगा तो डेबिट करना और घटेगा तो क्रेडिट करना, और विड्रॉल भी एसेट्स की तरह होता है, इस तरीके से। सर नहीं याद हुआ, मैं याद कराता हूँ ना। देखो आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन चीज डेबिट करोगे, तीन चीज क्रेडिट करोगे, तब तो बराबर होगा। आंसर इज यस सर। तीन चीज डेबिट क्या क्या होगा सर, देखो तीन चीज डेबिट ऐसे याद करना, एसेट्स आपको डेबिट करना है, यस सर, एक्सपेंसेस आपको डेबिट करना है, ड्राइंग्स आपको डेबिट करना है। समझ गए सर, यस सर। आओ सर, तीन चीज क्रेडिट क्या क्या करना है सर, एसेट्स का उल्टा क्या होगा सर, लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्रेडिट करना है। एक्सपेंस का उल्टा क्या होगा सर, इनकम, इनकम को क्रेडिट करना। और ड्राइंग्स का उल्टा क्या होगा सर, कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट करना। तो याद करने का तरीका सर, डेबिट में क्या होगा सर, डेबिट में होगा एईडी, एड 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 एड, और क्रेडिट में क्या होगा, एलआईसी, एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एल का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, आई का मतलब क्या होता है, इनकम, सी का मतलब होता है कैपिटल। ये तीनों का तीनों चीज होता है क्रेडिट, और इसके अलावा सारा का सारा चीज होता है डेबिट। आपको एलआईसी याद करना है, एलआईसी के अलावा डेबिट साइड का आइटम आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको मैंने याद कराया, मैं बहुत जल्द करा रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है, बट कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे को आपको रिवीजन करवाना है। ठीक है नाउ, अब आते हैं अमेरिकन अप्रोच को छोड़ के हम लोग इंग्लैंड के अप्रोच को समझते हैं, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। सबसे पहले इंडिया में, सबसे पहले वर्ल्ड में ट्रेडिशनल अप्रोच ही आया, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंटेंसी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। देखो जी, बोला अकाउंटेंसी में ध्यान रखो कि पूरे बिजनेस में ध्यान रखो, ये तीन तीन जन ही होता है, ये तीन जन भी होता है। एक पहला पर्सनल, दूसरा क्या रियल, तीसरा क्या नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी आदमी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी आदमी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम, उस कंपनी का नाम, जैसे राम श्याम आम, राम श्याम आम, रोहित, आकाश, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, सारा का सारा क्या होगा, सारा का सारा पर्सनल अकाउंट होगा। बट याद रखिएगा, कभी कभी पर्सनल अकाउंट में ये भी होता है कि आप यदि नाम के जगह पे कोई वर्ड यूज करते हो, उस वर्ड को भी पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। सर नाम के जगह पे वर्ड यूज करना मतलब, मैं बताता हूँ, देखो होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त मिल रहा है, जैसे मान लीजिए रोज आपको मिला, ए रोहित कैसा है भाई, ठीक है, आप ऐसे बोलते हो। बट मान लीजिए दोस्त जो है बहुत दूर पे है, तो तुम बोलते हैं ना, ओए ओए, जो ओए वर्ड यूज करते हो ना, ओए, ओए किसके लिए सर, ओए जो है रोहित के लिए। ये जो ओए वर्ड है, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। सर क्या गजब पढ़ा है सर, यस सर यस। कोई वर्ड भी है, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी आदमी का नाम, कोई भी फर्म का नाम, या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नेम को भी क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव नेम का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए अकाउंटेंसी का एक रूल है कि आप बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का नाम आप बिजनेस के अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बिजनेसमैन के नाम के जगह पे हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं। बिजनेसमैन, जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है, उसमें जब हम अकाउंट बनाते होंगे तो हम यहाँ पे अपना नाम कभी नहीं लिखते होंगे, हम क्या लिखते होंगे, कैपिटल या फिर ड्राइंग्स। देखो मेरा दो ही काम होगा बिजनेस में, या तो पैसा लाएंगे या तो पैसा लेके जाएंगे, बस यही दो ठो काम होगा बिजनेस में, और कुछ काम होगा क्या मेरा, आंसर इज नहीं। इसलिए जब लाएंगे तो कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, लेके जाएंगे तो ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। दोनों ही वर्ड मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस सर, मेरे नाम के जगह पे यूज किया जा रहा है, कैपिटल हो या फिर ड्राइंग्स हो, इसलिए इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। मतलब कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। वैसे ही एक बात बताओ, एक कस्टमर का नाम आपको पता है, जैसे मान लीजिए रोहित आपका कस्टमर है, तो रोहित आप लिख सकते हो। बट मान लीजिए बहुत सारा कस्टमर्स हुआ, तो उसके नाम की जगह पे हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डेटर्स,
यस सर, डेटर्स मतलब क्या होता है, जिससे हम जिसको हम लोग उधार में सामान बेचे हुए होते हैं। डेटर्स मतलब होता है देवता, कस्टमर हमारा देवता है, कस्टमर ही हमारा देवता है, और कस्टमर को ही हम लोग डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स जो होता है ना, हमारा जो डेटर्स होता है, उसको बहुत सारे कस्टमर्स के नाम के जगह पे यूज किया जाता है, इसलिए डेटर्स कौन सा अकाउंट होता है, डेटर्स भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। वैसे एक बात बताइए, एक क्रेडिटर्स होगा तो नाम समझ में आ रहा है, बट मान लीजिए बहुत सारा क्रेडिटर्स है, बहुत सारा सप्लायर है, एक सप्लायर है तो नाम समझ में आ रहा है कि हम आकाश से सामान खरीदते हैं, बट मान लीजिए बहुत सारा सप्लायर से सामान खरीदते हैं, तो हम लोग बहुत सारे सप्लायर की जगह पे एक वर्ड यूज करते हैं, क्रिएटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी नाम की जगह पे यूज हो रहा है, इसलिए क्रेडिटर्स भी क्या होगा, क्रेडिटर्स भी हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। वैसे यदि मैं बात करूं बिल रिसीवेबल, अभी बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल क्या होता है, ये अभी आपको समझ में आने का शायद नहीं होगा। ये चैप्टर का एकदम सिलेबस का एकदम लास्ट चैप्टर जो है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको वहां पे वर्ड का मतलब मैं बताऊंगा। अभी के लिए समझ लो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल क्या, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, आते हैं अब रियल अकाउंट क्या होता है सर। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, सारा का सारा संपत्ति, चाहे वो टेंजिबल, चाहे वो इनटेंजिबल, चाहे चाहे वो किसी भी टाइप का एसेट्स हो, चाहे वो करेंट एसेट्स हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, सारा का सारा एसेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल अकाउंट्स बोलते हैं। सर नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा इनकम, सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा इनकम, सारा का सारा खर्चा, सारा का सारा इनकम को क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि सैलरी पेमेंट करना, सेल्स करना, परचेस करना, सारा का सारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। समझ के क्या? यस सर। अब यहाँ पे आइए, मेरे इस मैट में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन को जरूर से आप कर लेना। ठीक है, कि कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, बताइए, रियल अकाउंट है सर। बैंक कौन सा अकाउंट है, अब बैंक में बोलोगे आप पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, रियल अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, आइए, कैसे से पर्सनल अकाउंट है, बैंक किसी का नाम हो सकता है, हाँ सर, एसबीआई बैंक। यस सर। अकाउंट है तो वो आपका एसेट्स भी हो सकता है सर। कमीशन कौन सा अकाउंट है सर, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी कौन सा अकाउंट, सब खर्चा है, सब खर्चा है, सब खर्चा खर्चा खर्चा, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। डिस्काउंट कौन सा, नॉमिनल। सर बिल रिसीवेबल कौन सा, अभी मैंने बताया, पर्सनल। सर सोहनलाल, पर्सनल। सर बेहरा ब्रदर्स, पर्सनल। सर डेप्रिसिएशन, नॉमिनल। सर बैड डेप्ट, नॉमिनल। सर ये जो क्वेश्चन कर लोगे ना, ये जो बच्चा कितना है, 29 क्वेश्चन है। यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, और इसी मैट में आप पीछे जाओगे तो एक और क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, जहां पे मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए हैं। ये आप ये दो क्वेश्चन यदि आपको कर लोगे, देखिए पर्सनल या नॉमिनल पे क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एमसीक्यू एग्जाम में, गारंटी है ये आएगा, गारंटी है ये आएगा पक्का क्वेश्चन, ये कौन सा अकाउंट है ये लिखने का। तो याद रखिएगा, यदि आप दो क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 22 मेरे मैट का, तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो आपको मैं तो आप छोटा सा एक होमवर्क जरूर दूंगा कि आप क्या कीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास यदि नोट्स नहीं है तो, नोट्स है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आप मेरे को भेजिएगा, मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे क्या गलत है, क्या सही है, या फिर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पर्सनल लेवल पे मेरे से पूछ सकते हैं। ये भी और क्वेश्चन नंबर 22 करके जाओ पक्का से, 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो आपका पक्का यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें खाली आपका नाम लिखना है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो मैंने बनाया ना, ये आपका बहुत मेहनत से बनाया है। मैंने लास्ट जितना भी 20 साल का पेपर मैंने उठाया डब्ल्यूबी के सिलेबस में, 20 साल के पेपर में जहां जहां ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा है कि ये कौन सा अकाउंट है, वो सारा को एक जगह पे मैंने डाल दिया। तो यदि आप दो क्वेश्चन कर लोगे, आपका पूरा का पूरा लास्ट 20 साल का पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका। सोचिए मैंने कितना मेहनत किया आप लोगों के लिए। और मैं आपसे क्या मांगता हूँ, बस शेयर मांगता हूँ, उससे ज्यादा कुछ मांगता नहीं हूँ। आते हैं सब गोल्डन रूल्स। सर गोल्डन रूल क्या होता है, गोल्डन रूल होता है वही अमेरिकन अप्रोच की जगह पे ब्रिटिश अप्रोच में डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बताया गया, कि ब्रिटिश अप्रोच बोलता है कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। कैसे बताया, पर्सनल अकाउंट का बोला कि पर्सनल रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। वैसे ही रियल अकाउंट का क्या होगा, कम्स इन होगा डेबिट, गोज आउट होगा क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट होगा एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट, और इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं, मैं बताता हूँ, देखो मैं याद कराता हूँ। इसको मैंने एक गाना गाया, एक मैंने गाना गाया था, आपको शायद ध्यान में होगा, मैंने मैंने एक शॉर्ट्स भी मैंने इसके ऊपर बनाया था, बट फिर भी आप सुन लो, मैं बताता हूँ। डेविड द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कम्स इन इज द डेबिट, और गोज आउट इज द क्रेडिट, और खर्चा होगा डेबिट, इनकम होगा क्रेडिट। अगेन सुनो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, कम्स इन इज द डेबिट, गोज आउट इज द क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, खर्चा होगा डेबिट, इनकम होगा क्रेडिट। ये गाना मेरे साथ दो चार बार और गुनगुना दो, काम हो जाएगा। फिर से सुनो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कम्स इन इज द डेबिट, गोज आउट इज द क्रेडिट, खर्चा होगा डेबिट, इनकम होगा क्रेडिट। ठीक है, आई थिंक डन है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हमारा बेसिक टॉपिक्स। ठीक है, बेसिक टॉपिक्स कवर हो गया। अब आइए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं चैप्टर 1 का सेकंड, मतलब नेक्स्ट पार्ट, वो है अपना रिसीट्स के बारे में। आपको पता है, देखिए एक बिजनेस में दो टाइप का खर्चा होता है, दो टाइप का इनकम होता है, बताता हूँ। देखिए मान लीजिए, सॉरी सॉरी, मान लीजिए ये मेरा दुकान है। इस दुकान में जो खर्चा होगा,
चाहे वो जो इनकम होगा। खर्चा भी 2 तरीके का हो सकता है, इनकम भी 2 तरीके का हो सकता है। खर्चा 2 तरीके का कैसा हो सकता है? एक ऐसा खर्चा जो डेली होता है, मतलब डेली हो या फिर महीने में हर बार हो, ठीक है? हर बार हो, हर साल हो। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होता है एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो बहुत कम बार हो, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर नहीं समझ में आया, समझाते हैं देखो। आप देखो अपने स्टाफ को सैलरी पेमेंट करोगे, हर बार पेमेंट करोगे, हर महीने के एंड में पेमेंट करोगे, आंसर इज यस। तो सैलरी पेड टू द स्टाफ इज नोन एज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे यदि मैं बात करूं आपको कि सामान खरीदना, गुड्स का खरीदना, जो गुड्स का खरीदना होता है, वो आप हमेशा खरीदोगे, आंसर इज यस। ये खर्चा को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब द एक्सपेंडिचर व्हिच इज इंकर्ड टू which is incurred to the day to day business is known as what? Revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एक बार खर्चा कर दो लॉन्ग टर्म तक का बेनिफिट मिले, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने कोई संपत्ति खरीदा, मान लीजिए आपने मशीन खरीदा, तो क्या मशीन आप हर बार खरीदोगे? आंसर इज नहीं। एक बार खरीद लोगे, 2-3 साल तक का छुट्टी, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए जो बिजनेस का खर्चा लगता है, उसे बोलते हैं क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी पेमेंट करना, सामान खरीदना, ये सब चीज। और एक स्पेशल टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, देखो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो डे टू डे खर्चा को मीट करने के लिए लगाया जाता है। इसके बिना कभी बिजनेस चल ही नहीं सकता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बिना कभी बिजनेस नहीं चल सकता। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि एक बार खर्चा कर दो, इसका लॉन्ग टर्म तक का बेनिफिट मिले। इसका बेनिफिट 1 साल से कम तक का मिलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक का मिलता है। मशीन खरीद लोगे, 1 साल के ज्यादा तक का बिजनेस आपका बेनिफिट्स मिलेगा। अब आप मेरे से आर्गुमेंट करोगे, सर एक बात बताइए, एक मशीन खरीदे 3 महीने बाद खराब हो गया, अरे भैया वो तो एक्सेप्शन केसेस है ना, वो हो ही सकता है। बट आप सिंपल समझो, आप एसेट्स खरीदते हो तो लॉन्ग टर्म तक का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता? आंसर इज यस। तो एसेट्स कभी भी खरीदोगे तो जो खर्चा होगा उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब इतना एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें दोनों चीज के फीचर्स होते हैं। दोनों चीज के फीचर्स होते हैं। दोनों चीज का फीचर्स का मतलब क्या हुआ, बताता हूँ देखो। मतलब जहाँ पे रेवेन्यू का भी फायदा है, जहाँ पे रेवेन्यू का भी फीचर्स है और कैपिटल का भी फीचर्स है, उससे बोलते हैं क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एग्जांपल बताइए, बताता है। जैसे मान लीजिए आप एक नया दुकान खोले, आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया, 5 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करवाया, और आपको लगा कि 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट कराने से आने वाले 5 साल तक कोई बिना एडवर्टाइजमेंट का हम बिजनेस कर सकते हैं। तो सोचो एक बार, एक एडवर्टाइजमेंट क्या है? डे टू डे खर्चा है सर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट इसका बेनिफिट क्या है? 5 साल से ज्यादा तक का है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा था, इसमें रेवेन्यू का भी फीचर्स है, संपत्ति ये विशेषता है, और साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी विशेषता है। इसको क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है? नाउ इनकम भी 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है रेवेन्यू इनकम, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, और एक होता है क्या? कैपिटल रिसीट्स। वैसे ही जैसे मान लीजिए आप सामान को बेचते हो, हमेशा सामान बेचोगे, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है? ऐसा इनकम जो कि हर बार होगा, हमेशा होगा। बट कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका कोई ओल्ड मशीन था, आपने उसको बेच दिया, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट्स बोलेंगे, ठीक है? आपने हमेशा तो नहीं बेचना मशीन को, तो ये हो गया कैपिटल एसेट। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, पहले कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स आर वन रिसीट्स व्हिच आर कैपिटल इन नेचर, दोज डू नॉट इंकर रिकर इंकर लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, इंकर एट अ रेगुलर इंटरवल, जैसे कि सेल ऑफ मशीनरी। मशीन को आप जब बेचते हो तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट मतलब जो भी इनकम आता है, जो रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू कैपिटल है, क्योंकि आप मशीन को हमेशा नहीं बेचोगे। बट मान लीजिए स्क्रैप आप सामान बेचते हो, तो आपके लिए वो रेवेन्यू ही होगा। रेवेन्यू क्या होता है? जैसे कि सेल, कोई भी सामान को सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ क्या? गुड्स। समझ में आया क्या? यस सर। नाउ यदि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बताऊं, देखो देखो एक्सपेंडिचर मेड फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, एसेट्स को एक्वायर करने, एक्वायर मतलब होता है खरीदना, तो आल्सो दोस आर ब्रिंगिंग द एसेट्स इनटू द यूजेबल कंडीशन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट्स होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स किसको बोलते हैं सर? जिसका बेनिफिट्स 1 साल के अंदर तक का हो जाता है, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। डेफर्ड रेवेन्यू ऑलरेडी मैंने समझा दिया, ठीक है? ये एग्जांपल है, ये दोनों में डिफरेंसेस है, आप ये थोड़ा सा रीड कर लेना। नाउ उसके बाद है गैप, जो मैंने एक अलग से टॉपिक में पढ़ाना है, और ये भी मैं अलग से टॉपिक में पढ़ाऊंगा, का खत्म हो जाएगा। ये हमारा सेकंड लेक्चर हमारा खत्म होता है, जहां पे आपको मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन 22, आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। क्वेश्चन 22 का होमवर्क ये जरूर से करके मेरे को भेजना है, और क्वेश्चन नंबर 5 का भी, ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से कंप्लीट करके मेरे को भेजना है। तो मिलते हैं फिर थर्ड लेक्चर में। बाय, थैंक यू।